मिजाज कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया है और पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? चलिए बेटा, भौतिक विज्ञान 11th क्लास गति के नियम पार्ट 5 लेक्चर 8। अच्छा, लेक्चर 7 में हमने संवेग के संरक्षण का सिद्धांत देखा, ठीक है, कि वो होता क्या है। कुछ एक आध मैंने प्रश्न उस पर लगा दिया, तो आज इस पर आंकिक प्रश्न देखेंगे। पहले समझ लें एक बार फिर से संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। बेटा ये हमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल क्या है? ये बाह्य बल, किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बल कार्य ना करे उस पर, मैं सदिश बना दूं इसको, तो ये जीरो वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस स्थिति में निकाय का रेखीय संवेग यानी P कैसा रहेगा? नियत रहता है, ठीक है। बाह्य बल शून्य है तो संवेग संरक्षित रहेगा, यानी रेखीय संवेग मास, यानी रेखीय संवेग P क्या है? रेखीय संवेग क्या है बेटा? द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग कर दे, रेखीय संवेग आएगा। किसी निकाय का रेखीय संवेग या किसी वस्तु का भी, ठीक है, रेखीय संवेग जो है अगर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो संवेग संरक्षित रहेगा, टाइम के साथ नियत रहेगा, समय के साथ नियत रहेगा, उसकी वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न देखते हैं। कंसेप्ट हालांकि हमने काफी इलैबोरेट की थी, क्वेश्चन भी लगाए थे हमने, ठीक है। जैसे बेटा यहां पर एक गन है, एक बंदूक जिसका द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है, उससे गोली चलाई जाती है, ठीक है। एक बंदूक से गोली, एक बंदूक से एक गोली जिसका द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। भाई गन चला दी गई, एक बंदूक चला दी गई, एक बंदूक से एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। बंदूक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई जो जैसे ही आप गोली चलाएंगे, गोली तो आगे जाएगी, तो बंदूक पीछे किस प्रतिच्छेद वेग से हटेगी? बंदूक का प्रतिच्छेद वेग यानी रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिच्छेद, बंदूक के प्रतिच्छेद वेग को ज्ञात करो, उसके प्रतिच्छेद वेग को ज्ञात करो, ठीक है। अब साथ में यह भी कह रहा है कि भाई अगर कोई शिकारी बंदूक को पकड़ा हुआ है और शिकारी का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, ठीक है, और वो बर्फ पर खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? बर्फ पर खड़ा हुआ है। तो जैसे ही गोली चलाएगा तो शिकारी कितने वेग से प्रतिक्षेप होगा, पीछे चलेगा। यदि शिकारी का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है और वह बर्फ पर खड़ा है और वह बर्फ पर यानी कहीं बर्फबारी हुई है, बर्फ पर खड़ा है, तो गोली चलने पर उसका प्रतिच्छेद वेग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद वेग क्या होगा? तो बेटा एक बंदूक 5 किलोग्राम से एक गोली 10 ग्राम की 400 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है।
बंदूक के प्रतिच्छेद वेग को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि शिकारी का, अगर बंदूक को कौन लेके खड़ा है, शिकारी लेके खड़ा है, और शिकारी का द्रव्यमान 75 किलो का है, ठीक है, तो वह बर्फ पर खड़ा है, तो गोली चलाने के बाद वो कितने वेग से पीछे प्रतिक्षेपित होगा, या प्रतिच्छेद वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये, जैसे मान लो ये गन है और ये इसका गोली कारतूस है। अब ये चलाने पर इसकी जो कारतूस है वो बाहर निकलती है, कितने वेग से, 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसका बेटा द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम के बराबर। अब यहां सबसे पहले देखिए, जो गन है ये हमारे पास, ये क्या, बंदूक, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान 5 किलो का है। सबसे पहले एक निकाय की तरह है। निकाय में कौन है, निकाय में एक बंदूक और गोली है। निकाय किसका बन रहा है भाई, ये बंदूक, बंदूक तथा गोली, ये एक निकाय बना रहे हैं। अभी बंदूक स्थिर अवस्था में है, ठीक है, तो उस वक्त बेटा इसमें कोई वेग नहीं है, स्थिर अवस्था में है, तो इसका प्रारंभिक रेखीय संवेग या संवेग रेखीय संवेग किसका, यानी निकाय का प्रारंभिक रेखीय संवेग 0 होगा, ये 0 है। अब कोई बाह्य बल तो कार्य करेगा नहीं, अंदर जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे, यहां से बटन दबाएंगे, इसका खटका दबाएंगे, अंदर से एक यहां सुई निकलेगी, इसकी गोली से टकराएगी, एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ है गोली के अंदर, तो ये बाहर निकलेगी। तो बेटा यहां पे अभी भी रेखीय संवेग क्या होना चाहिए, यानी सारे के सारे आंतरिक बल होंगे, बाह्य बल कोई है नहीं, ठीक है, तो रेखीय संवेग कैसा होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। तो अंतिम रेखीय संवेग भी वही होना चाहिए जो प्रारंभिक है, तो अंतिम भी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अब अंतिम के अंदर कौन कौन है बेटा, अंतिम में अब बंदूक पीछे की साइड चल रही है, या मैंने कहा भाई बंदूक का वेग जो है वो v के बराबर है, तो बंदूक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ गन ऐसे लिख देते हैं, इसका वेग vg लिख देते हैं, g फॉर गन, यानी बंदूक के लिए मैंने गन लिख दिया और g लिख दिया इसका, प्लस अब बेटा यहां बुलेट जो कारतूस या गोली है उसका द्रव्यमान mb और इसका वेग vb, तो इनका दोनों का मिला के अंतिम रेखीय संवेग दोनों का मिला के 0 होना चाहिए। बस बेटा अब इसको यहां से इस तरफ ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास आ गया mg vg बराबर mb vb, ये हो गया। अब मुझे चाहिए गन का वेग, vg बराबर माइनस mb vb बटे mg। बेटा जरा मान रखो यहां पर mb यानी बुलेट, बी बुलेट, ठीक है, तो बेटा बुलेट गोली का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में बेटा 1000 का भाग लगा के किलोग्राम में बदल लिया गया, और गोली का वेग कितना है 400 ये रख दिया गया बटे, अब बेटा बंदूक का द्रव्यमान mg कितना है 5 किलो, ये हो गया। अब देखो यहीं से 0 0 यहां चलते कर दीजिए, 1 0 1 0, ये यहां से चले गए और 1 0 यहां से चला गया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया -4/5, या चाहे तो हम लिख दें -0.8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिच्छेद वेग यानी अगर गोली आगे जा रही है तो बंदूक जो है पीछे उसके विपरीत दिशा में चलेगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि भाई अब यहां पे शिकारी है वो भी साथ में, अब ये शिकारी ले लिए मैंने, ये कैप लगा दिया इनका शिकारी का, ठीक है, और ये मूछें बना दी इनकी। अब ये बंदूक को थामे खड़े, ये बंदूक को थामे खड़े, अब ये बंदूक को पकड़े, अब इनका वजन जो है, इनका मास कितना है 75 किलोग्राम। अब निकाय के अंदर यानी 75 किलोग्राम प्लस बंदूक दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा, तो बेटा अब यहां पे यानी इधर mb vb तो इधर चलेगा, ठीक है, ये तो वही रहेगा समीकरण, लेकिन अब यहां पे इस जगह कौन आ जाएगा, निकाय में और कौन आ जाएगा, निकाय में बंदूक के साथ शिकारी भी आ जाएगा। अब बेटा अब निकाय क्या हो जाएगा, बंदूक प्लस शिकारी प्लस गोली, गोली तो ये है ही। अब यहां द्रव्यमान किसका हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं डायरेक्ट, अब द्रव्यमान किसका हो जाएगा, यानी गन का और शिकारी का, ठीक है, गन का और शिकारी का,
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं गन का कितना है 5 और शिकारी का 75। ये हो गया। इनका वेग बेटा हमें निकालना है, ये मैंने v मान लिया। ठीक है, फिर से यही चीज बिल्कुल ये इधर आ जाएगा, तो वही चीज लिखनी है मुझे, बस द्रव्यमान में बस बदली करनी थी मुझे। ठीक है, तो अब ये इधर आ गया मेरे पास -10/1000 गुणा 400, इतना हो गया। ठीक है, अब यही थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 2 1 2 1 ये चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया -4। बेटा इधर 80 हो गया, 80v, अतः v इज इक्वल टू -4/80, 4/80 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया -0.005। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.05 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी शिकारी और बंदूक, शिकारी बंदूक लेके बर्फ पर है, बर्फ पे कोई घर्षण तो है नहीं, तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बेटा अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। अब देखो, जैसे बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये पुराने जो सीपीएमटी चलते थे, ठीक है, उस टाइम यूपी सीपीएमटी का प्रश्न है कि भाई एक मेरे पास बम है, एक बम विस्फोट होने के बाद 2 द्रव्यमानों, यानी 2 द्रव्यमानों में टूटता है, 2 द्रव्यमानों M1 व M2 में टूटता है। यानी एक बम विस्फोट हुआ तो 2 टुकड़े निकले, 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्या है M1 व M2। टूटता है जो विपरीत दिशा में चलते हैं, और ये दोनों टुकड़े क्या करते हैं विपरीत दिशा में चलते हैं। तो कह रहा है कि भाई ये जो 2 टुकड़े हैं जो द्रव्यमान हैं उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। इन 2 द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो, कि भाई इनका जो गतिज ऊर्जा है उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जैसे ये बम है, ये क्या है बेटा बम। अब इसके 2 टुकड़ों में टूटना है, मैंने ऐसी बना दी है कि भाई एक टुकड़ा ये टूटेगा विस्फोट के बाद इधर, और एक इधर टूटेगा, इसका द्रव्यमान M1 और इसका द्रव्यमान M2, ऐसे ये टूट जाएंगे। ऐसी मैंने अपने सोच के दिमाग में रखे ये। अभी बेटा ये विराम अवस्था में है, अब ये किस में है विराम अवस्था में है। बेटा जब ये विराम अवस्था में होगा तो इसका विराम अवस्था, तो अभी इसका वेग क्या होगा, वेग 0 होगा, वेग 0 है। जब वेग 0 है तो आरंभिक रेखीय संवेग भी क्या होगा, आरंभिक या प्रारंभिक रेखीय संवेग, प्रारंभिक रेखीय संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग, वेग तो 0 है, द्रव्यमान गुणा वेग, वेग 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर विस्फोट हुआ, विस्फोट करने में बेटा सारे के सारे आंतरिक बल कार्य करेंगे, सारे आंतरिक बल होंगे, बाह्य बल 0 होगा। अब बाह्य बल क्या है, बाह्य बल 0 है, अतः रेखीय संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। तो विस्फोट के पहले रेखीय संवेग बराबर विस्फोट के बाद रेखीय संवेग। ठीक है, तो विस्फोट के बाद संवेग बराबर विस्फोट से पहले, विस्फोट से पहले कितना है, विस्फोट से पहले
संवेग। बेटा विस्फोट से पहले संवेग कितना है? 0। अब विस्फोट के बाद ये दो हिस्सों में बट रहा है, ठीक है। अब ये दोनों हिस्से कैसे चल रहा है? विपरीत दिशा में। एक मान लो v1 और एक v2 वेग से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों हिस्सों का बेटा संवेग लिख दिया, m1 v1 प्लस m2 v2। ये 0 के बराबर हो गए, ठीक है। अब इसकी एक की साइड चेंज कर दीजिए, तो m1 v1 बराबर माइनस m2 v2, यानी m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। यहां से v1 का मान निकाल लीजिए। v1 का मान कितना हो गया बच्चों? माइनस m2 बटा m1 गुणा v2। ये मैंने v1 का मान निकाल लिया। m1 v1 बराबर माइनस m2 v2, v1 इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1 गुणा v2, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या निकालना है बेटा? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात यानी k1 बटा k2, यानी k1 हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 हो गया k1 k2 इनकी गतिज ऊर्जाएं हो गई हाफ m2 v2 स्क्वायर। बेटा यहां पे इनका अनुपात लीजिए, k1 बटा k2। अब k1 अपॉन k2 करेंगे, 1/2 तो चला गया। अब यहां पर क्या आएगा? m1 बटे m2। अब देखो गुणा v1 का वर्ग और v2 का वर्ग। मैंने v1 का मान ये ले रखा है, तो v1 में ये मान यही चिपका दूंगा मैं, तो डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं, स्क्वायर करके लिखना है। जब मैं इसको वर्ग करूंगा तो माइनस का वर्ग धन हो जाएगा। तो बेटा यहां पे चाहे तो पहले लिख दे माइनस m2 बटे m1 v2 का वर्ग। मैंने v1 की जगह यहां पे v1 की जगह ये रख दिया और v2 को v2 ही रहने दिया, और 1/2 तो चले ही गए, ठीक है। बेटा अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लो, k1 k2 ये मान आ जाएगा, m1 m2 गुणा, अब देखो उसका वर्ग करके लिखो, m2 का वर्ग v2 का वर्ग बटे m1 का वर्ग, और माइनस तो धन हो ही गया, नीचे v2 का वर्ग, बेटा v2 का वर्ग ये चला गया, m2 का वर्ग से एक बार कट गया, ये m1 इस वर्ग से एक बार कट गया, तो क्या बचा? m2 बटा m1। तो अनुपात क्या हो गया k1 k2 का? m2 बटा m1। तो बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ना अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे एक मशीन गन है, एक मशीन गन AK-47 या एटसेट्रा कई होती है, एकदम बटन दबाए धाड़ 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 करके बुलेट लगातार निकलेगी, एक सेकंड में कई कई बुलेट निकल जाते। तो एक मशीन गन से 40 ग्राम की गोली 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यानी एक मशीन गन को चलाएंगे तो एक एक गोली 40-40 ग्राम की है, और जब वो बाहर निकलेगी चलाने पर तो 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलेगी, ठीक है। और पर सेकंड कई सारी गोलियां निकलेंगी। अब कोई बंदा इसको चला रहा है मशीन गन को लेके, आप देखते हैं सिनेमा वगैरह में एकदम कैसे एकदम हिलती है, उसको थामने के लिए एकदम ताकत चाहिए बाजुओं में, हल्का फुल्का आदमी तो उसे लमलेट हो जाएगा, ठीक है। अब तो यही पूछ रहा है कि भाई बंदूक को संभालने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, जो अधिकतम बल है वो 144 न्यूटन है। जो बंदा गन चला रहा है, मशीन गन चला रहा है, तो अधिकतम बल कितना लगा रहा है उसे संभालने के लिए? एक व्यक्ति मशीन गन को चलाते समय गन को संभालने के लिए संभालने के लिए अधिकतम 144
44 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, हमें यह बताना है कि भाई 1 सेकंड में कितनी गोलियां मशीन गन से निकल रही हैं, यानी प्रति सेकंड कितनी गोलियां गन से यानी मशीन गन से निकल रही है, गन से निकल रही है। बेटा ये हमें पता करना है प्रति सेकंड कितनी गोलियां निकल जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसे। अब मान लो मशीन गन ये है, अब इससे बुलेट निकला, ये कितना 40 ग्राम का वेग क्या है 1200 मीटर प्रति सेकंड, ये बेटा वेग है इसका। ठीक है, अब ये लगा था, मान लो मैंने कहा कि भाई n गोलियां प्रति सेकंड निकल रही है, मैंने माना ऐसा मान लिया n गोलियां प्रति सेकंड निकल रही हैं। ठीक है, n गोलियां प्रति सेकंड निकल रही हैं, मैंने मान लिया ऐसा मान लिया कि भाई n गोलियां प्रति सेकंड निकल रही हैं। तो एक गोली का संवेग क्या है बेटा, एक गोली का संवेग, एक गोली का संवेग, अब एक गोली का संवेग कितना है, यानी m इंटू वी। ठीक है, अब बेटा यहां पे m 40 ग्राम है, 1000 का भाग लगा दिया, किलोग्राम में हो गया। वेग कितना है 1200, 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो ऊपर से चला गया, ये कितना आ गया 48 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक गोली का संवेग इतना है। तो 1 सेकंड में कितनी गोलियां निकल रही हैं n, तो n गोलियों का संवेग कितना हो गया, n गोलियों का संवेग यानी 48 गुणा n, ये हो गया। अब ये बेटा n गोलियों का संवेग प्रति सेकंड है, बस ये ध्यान रखना, n गोलियों का संवेग कितना है प्रति सेकंड। और बेटा संवेग परिवर्तन प्रति सेकंड, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बल बोलते हैं। यानी जो n गोलियों का संवेग है, n गोलियों का संवेग यानी n गोलियों का जो संवेग है वो कितना है 48 n 1 सेकंड में, वो तो सामने की तरफ है, वो तो सामने की तरफ है। इतना ही संवेग यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पीछे की ओर लगेगा, आदमी पर लगेगा जो गन को थामे हुए। तो हमें बेटा अपनी जगह बने रहने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा जो इस संवेग को संतुलित करेगा। ठीक है, वही बल यानी संवेग प्रति सेकंड जो संवेग परिवर्तन होता है वही बल होता है, वही बाह्य बल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 48 n ये एक तरीके से एक इसके बराबर है, यानी प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य बल यानी 48 n किसके बराबर है, अधिकतम बल संभालने के लिए 144। तो n कितना हो गया 144 बटा 48। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 बार पूरा चला गया, तो 3 गोलियां प्रति सेकंड मशीन गन से निकलेंगी, तब जाके उसे संभाला जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। एक अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब बेटा जैसे एक बॉम्ब है वो 3 हिस्सों में टूटता है। ठीक है, एक बम विस्फोट होने पर 3 टुकड़ों में टूटता है, जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:1:2 है। भाई एक बम विस्फोट हुआ, 3 टुकड़ों में टूट गया और तीनों टुकड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात ये है। जो बराबर समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं, समान द्रव्यमान के टुकड़े एक ही वेग
10 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, तो हमें तीसरे टुकड़े का वेग व दिशा ज्ञात करो। यानी तीसरे टुकड़े का वेग और दिशा ज्ञात करो। तो एक बम विस्फोट होने पर 3 टुकड़ों में टूटता है जिनका द्रव्यमानों का अनुपात 1:1:2 है। समान द्रव्यमानों के टुकड़े एक ही वेग 10 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तीसरे टुकड़े का वेग और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। आपके अगर स्कूल में आता है तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होगा, 2 या 3 नंबर का। और एंट्रेंस वगैरह में, नीट वगैरह के लिए, मेंस के लिए, आईआईटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आते रहे, सब लगातार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे जैसे 2 द्रव्यमान, एक द्रव्यमान तो ये चला गया और एक द्रव्यमान थोड़ा छोटे बना ले, पॉइंट बना ले बिल्कुल है। एक द्रव्यमान बेटा ये चला गया और एक द्रव्यमान ये चला गया 90 डिग्री पर। एक टुकड़ा ये चला गया, एक टुकड़ा ये चला गया, एक एक्स अक्ष की ओर चला गया, एक वाई अक्ष की ओर चला गया। वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका भी 10 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान इसका m मान लो, इसका द्रव्यमान भी m हो गया। ठीक है भाई, द्रव्यमान चूंकि रेशियो क्या है 1 1 2, तो एक को m मान लेता हूं, इसको m मान लेता हूं, इसको 2m मान लेता हूं। m और m 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप देखिए, जैसे बॉम्ब है, जैसे यहां पर जो बॉम्ब था, इस जगह पर ये बॉम्ब था, 3 टुकड़ों का बना हुआ था। अभी विराम अवस्था में है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? प्रारंभिक रेखीय संवेग 0 होगा। ये 0 के बराबर है, तो यहां ऐसे ये 0 के बराबर है। तो बेटा यहां हमारा बॉम्ब ये था, 3 हिस्सों का बना हुआ था। एक ऐसे मान लिया मैंने कि भाई 2 हिस्से इसके अंदर कौन कौन से हो गए, एक m1 हो गया, एक m2 हो गया और एक m3 हो गया। 3 हिस्से थे, m1 m2, m1 इधर भाग गया, m2 इधर भाग गया 90 डिग्री पर। अब m3 कहां जाएगा बेटा? अब यहां पे विस्फोट होने से पहले देखिए संवेग 0 था, बाह्य बल कोई है नहीं, बाह्य बल क्या है? 0। तो अंतिम संवेग भी बेटा देखिए संवेग संरक्षित रहेगा, तो अंतिम संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। अब अंतिम संवेग में 3 आ गए। कौन कौन से आ गए भाई? एक तो आ गया P1 का रेखीय संवेग, P2 का रेखीय संवेग और एक P3। तो अंतिम रेखीय संवेग में तीनों का सदिश योग, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब बेटा यहां पर हम देखें P1 और P2, तो P1 का मान निकाल लें कि भाई P1 का मान मास गुणा वेट, तो 10m हो गया। P2 का मान निकाल लें, यानी P2 जो हो गया, P2 इसका जो y अक्ष में चल रहा है ऐसा मान लिया मैंने, ये भी 10m के बराबर। P1 P2 ये हो गए। अगर मैं P1 P2 इनका योग करता हूं, इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो बेटा वेक्टर एडिशन करने के लिए मुझे एक समानांतर चतुर्भुज ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के जहां ये कॉमन टेल, इनकी पूंछें दुम मिल रही है, वहां से एक विकर्ण बनाना पड़ेगा। ये इनके तुल्य रेखीय संवेग को बताएगा। मान लो ये रेखीय संवेग है P डैश, तो बेटा अब यहां पे P डैश किसका तुल्य है, किसका परिणामी है? P1 P2 का। P1 P2 90 डिग्री पर है। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे तो उनका परिणामी क्या होगा? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। क्योंकि बेटा जो परिणामी दो वेक्टर के बीच होता है, A और B के बीच में, A का वर्ग B का वर्ग 2AB cos थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 शून्य हो गया, तो क्या रह जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P1 P2 के बीच 90 बन रहा है तो cos 90 शून्य, तो ये रह जाएगा परिणामी P डैश। तो इसका मान निकाल लेते हैं बेटा। यहां पे 10m का वर्ग 10m का वर्ग प्लस 10m का वर्ग, तो 10m बाहर आ गया, रूट 2 ये लग गया। इतने मीटर पर सेकंड बेटा P डैश आ गया। P डैश इतना आ गया।
ठीक है, यानी इसका जो योग आ गया मेरे पास, यानी वेक्टर सम कितना आ गया 10m ऑफ √2। ठीक है, अब तो P3 हो गया बेटा एक तरीके से, P3 बराबर माइनस, इनकी जगहें चेंज करो, P1 प्लस P2। बेटा ये रेखीय संवेग का वेक्टर योग कितना है मेरे पास, ये आ रहा है माइनस, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं, यहां लिख देता हूं मैं, जो P3 का मान हो गया, P3 का मान हो गया, P3 का मान क्या आ गया बेटा, यानी इनके P डैश के बराबर, यानी माइनस P डैश। इसका योग क्या है बेटा, योग क्या है P डैश, मैंने इसका परिणाम ही निकाला है, इसका यानी परिणाम निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, तो P डैश के बराबर, और P डैश कितना है, P डैश है 10m√2 माइनस 10m√2, ये मेरे पास आ गया, यानी ये मेरे पास आ गया बेटा यहाँ पे, यानी P3 का मान ये हो गया। अब P3 है क्या, P3 होगा क्या भाई, द्रव्यमान, तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान कितना है 2, तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान 2 है, 2m, वेलोसिटी v मान लीजिए, तो यहां चिपका दीजिए 2mv माइनस 10m√2, m से m ये चलता हो गया, ठीक है, 2 को इधर ले जाइए तो ये आ गया v माइनस 5√2 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस 5√2 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस का मतलब है बेटा P डैश इधर है, P डैश ऊपर की तरफ है, तो ये वाला जो द्रव्यमान होगा 2m, जो 2m द्रव्यमान होगा वो इसके विपरीत दिशा में चलेगा, किस वेग से चलेगा, किस वेग से चलेगा, ये माइनस 5√2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। अब ये तो मेरे पास परिणाम आ गया इसका। अब बेटा यहां पे एंगल कितना बन रहा है, देखो जब यहां पे ये वाला जो P1 और P2 वेक्टर बराबर है, जब P1 P2 वेक्टर बराबर होंगे तो P डैश बिल्कुल एंगल को दो भागों में बांटता हुआ जा रहा होगा, P1 P2 के बीच एंगल 90 है, तो ये 45 डिग्री होगा और ये 45 होगा। बेटा ये पूरी रेखा बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है यहां पर, यानी ये क्या है P3 ये है हमारे पास, P3 P डैश ये है, P डैश P3 के विपरीत है, विपरीत है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 का। अब मुझे इसकी दिशा बतानी है, दिशा बतानी है तो मैं P1 या P2 के साथ बता दूं। P1 मेरे पास ये रहा, P1 क्या है बेटा, P1 ये है, ये हटा देता हूं मैं, P1 ये है मेरे पास, P2 ये है, तो P1 से ये एंगल कितना बनेगा, इसका ये 2m भी हटा दीजिए, Pm से ये एंगल कितना बनेगा, डायरेक्टली हमारे पास आ गया भाई, ये पूरा 180 माइनस 45 कर दीजिए, 135 डिग्री, 135 डिग्री के कोण पर ये पीछे चला जाएगा। मैं वीडियो देख लूं बेटा एक मिनट। तो बेटा इस तरीके से यहां पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न होते हैं जो जनरली संवेग संरक्षण पर आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन घर पे कर लीजिए। अब जैसे यहां पे एक बम विस्फोट होता है, बम विस्फोट हुआ, 3 टुकड़े बने, कितने टुकड़े बने, 3 टुकड़े बने, और इनके द्रव्यमानों में जो अनुपात है 1, 1 और 3 का है। 3 टुकड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात, ये किसका अनुपात है, द्रव्यमानों का अनुपात, ये द्रव्यमानों का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है। और जो समान वेग के, जो समान द्रव्यमान के टुकड़े हैं, ये चल रहे हैं, समान द्रव्यमान के टुकड़े चल रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड व 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी समान द्रव्यमान के टुकड़ों का वेग, समान द्रव्यमान के टुकड़ों का वेग क्रमशः, कोई भी मान लीजिए, किसी को 3 और 4 मान लीजिए, समान द्रव्यमान के 3 और 4 से चल रहे हैं। फिर से वही निकालना है आपको कि भाई तीसरे टुकड़े का वेग और दिशा ज्ञात कीजिए। इसे घर पे करिए होमवर्क, तीसरे टुकड़े का वेग व दिशा ज्ञात करो, ठीक है। तो आज बेटा मैं लेक्चर इसको यही संवेग संरक्षण पर से फिनिश करता हूं।
अब हमारा गति के नियम में एक टॉपिक और रह जाएगा, ठीक है। तो खासतौर से न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो संगामी एक बिंदुगामी बल हैं, ठीक है, वो क्या है, उनका संतुलन और उनसे संबंधित लामी प्रमेय, लैमीज थ्योरम। इतनी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा।